हेलो, वेलकम टू रैंकिस्तान। आज हम अपनी नई नवेली यूनिट 5 को शुरू करेंगे, जिसका नाम है मेरे भाई इंडियन फार्मिंग सिस्टम। इसमें इतने ज़्यादा बल्कि नोट्स लोगों ने बना के बच्चों को दिए हुए हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करें। आधे लोगों का तो हौसला ही टूट चुका है, क्योंकि इतना बड़ा ये चैप्टर है नहीं जितना बड़ा नोट्स में इसको बना दिया गया है। सोचिए, नोट्स में ये तक लिख दिया गया है कि खेती ये खा और त से मिल के बना है। खा का मतलब ये होता है, त का मतलब ये होता है। अब मेरे भाई बताओ, एफएसओ के एग्ज़ाम में आपसे ये पूछा जाएगा? सोचने वाली बात है, लेकिन फिर भी बच्चे उनको पढ़ रहे हैं। इसलिए हमने टाइम ज़रूर लिया इसमें, लेकिन हमने इसको सारी चीज़ों को ए टू जेड अच्छे तरीके से, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, डेटा, चाहे वो जीडीपी से रिलेटेड हो, करंट कोई न्यूज़ से रिलेटेड कोई डेटा हो, सारी चीज़ों को हमने इसमें अलाइड करने की कोशिश की है। ठीक है, तो देखिए, मैंने हमेशा आपको समझाया है कि हमेशा सिलेबस को अपने सामने रखो। अगर प्रॉपर तरीके से कम समय में और अच्छी इफेक्टिव पढ़ाई करनी है तो आपको तभी समझ आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। कोई भी किताब उठाकर ऐसे ही बैठ के पढ़ने मत लग जाया करो। उस पर लिखा है यूनिट 5 और एफएसओ का फोटो छाप दिया है और आप लगे हो उसको पढ़ने के लिए। कोई नहीं पता कौन कहाँ से लिख रहा है, कहाँ से टेप टाप की चीज़ें बना रहा है। इसीलिए कम से कम मैं आपसे बोलता हूँ, सिलेबस को उठाओ, उसके एक एक टॉपिक को समझो और सोचो कि इस टॉपिक के अंदर कितने डायमेंशंस बन सकते हैं, और उसके हिसाब से अगर कोई कवर करा रहा है तो फिर उस चीज़ों को आप मानिए कि हाँ, ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो मैंने हमेशा आपसे बोला है पढ़िए, इसलिए मैंने आपको लिख दिया है रिमाइंड कराने के लिए टॉपिक फिर से यहाँ पे। इसको आप हमेशा देखा करो। स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, इसमें हम इंडिया का भी स्टेटस देखेंगे, एग्रीकल्चर में क्या है, इसको हम वर्ल्ड से भी कंपेयर करेंगे। इसको हम एमपी, क्योंकि एमपी में एग्ज़ाम हो रहा है तो एमपी का भी हम स्टेटस इस पर हम चेक करेंगे। ठीक है, बेसिक बेसिक चीज़ें हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा चाहे हम जीडीपी की बात कर लें, या फिर ग्रोथ कितनी हो रही है इसकी साल दर साल, या फिर हम जब से आज़ाद हुए हैं तब से हमने कितनी ग्रोथ इसमें अचीव करी है, और हमारे फ्यूचर ट्रेंड्स हमारे क्या हैं, फ्यूचर में हमने क्या अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए हुए हैं एग्रीकल्चर में, उन सब चीज़ों को हम इसमें पढ़ेंगे। सेकंड है हमारा टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न फार्मिंग, यानी कि पहले कैसी खेती होती थी, अभी खेती में क्या बदलाव किए गए हैं, और उसका कितना हमको और हमारे किसानों को लाभ मिला है, खाना कितना ईजिली हमें मिलने लगा है। कंपोनेंट्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम हम देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कृषि प्रणाली के घटक कौन कौन से हैं जिनमें सुधार करने की ज़रूरत है, और जो उसके की फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम देखेंगे, आजीविका ही लोगों की इस पे चल रही है, खेती पे आधारित, और किस प्रकार से वो इम्पैक्ट हो रहा है, उसका मौसम बदल रहा है उसकी वजह से, या फिर जो डिजास्टर्स आते हैं अभी उनकी वजह से उनको कैसे कैसे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, और क्या क्या उसके समाधान हो सकते हैं। क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग सिस्टम को हम समझेंगे कि फसल और फसल की प्रणाली कैसी है, कब कौन सी फसल को बोया जाता है, और कब किस फसल के लिए कितनी टाइमिंग, किसके लिए कैसा एटमॉस्फेयर, कितना टेम्परेचर, कितना रेनफॉल इसके लिए ज़रूरी होता है, कैसी सॉइल होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों को हम समझेंगे और तब हम कहेंगे कि हमने यूनिट 5 का टॉपिक 1 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम ये नहीं कह रहे कि खेती किस लैंग्वेज से आया है, ये चीज़ें हम नहीं पढ़ने वाले यहाँ पे। ठीक है, हम चीज़ें प्रॉपर पढ़ते हैं सीधा अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, टॉपिक टू टॉपिक। और इतना बड़ा आपका सिलेबस है कि अगर उसने सीधा टॉपिक उठा लिया ना, स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, इसी में से मैं आपको बता रहा हूँ 150 क्वेश्चन बना सकता है वो। ठीक है, तो कम से कम जो चीज़ें टॉपिक्स में दे रखी हैं आपको सिलेबस में, उनको पहले पढ़ लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके अलावा अगर हमारे पास समय बचा है, तब हम और अलग जो यूनिक अतावली एकदम चीज़ें जो होंगी उनमें हम एकदम से जाएंगे देखने के लिए। ठीक है, यहाँ लिखा है स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, जिससे हम शुरू करेंगे। यहाँ हमने इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, इसको हम पहले बेसिक, जिससे आपकी एक समझ विकसित हो जाए कि अभी हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो मेरे भाई, कहानी को करते हैं शुरू। अब देखो, यहाँ इंग्लिश और हिंदी में सब लिखा हुआ है। मैं कुछ बुकैब इंग्लिश की यूज करता हूँ, कुछ हिंदी की। अब देखो, ऐसा संभव नहीं हो सकता कि इंग्लिश के अलग लेक्चर्स बनाए जाए, हिंदी के अलग बनाए जाए, लेकिन मैं कुछ वर्ड्स को इंग्लिश के यूज करूँगा, कुछ हिंदी के करूँगा, और दोनों को यहाँ लिखा हुआ है। आप बस सुनते चलिए, और सुनने के साथ साथ में आप हिंदी वाले हैं तो हिंदी वाली नीचे की चीज़ों को पढ़िए, और इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश वाली चीज़ों को एक बार पढ़ते चलिए साथ के साथ। ठीक है, और आपको बिल्कुल भी कोई परेशानी इसमें नहीं होने वाली है। ठीक है, उसके लिए हम बैठे हैं अगर कोई दिक्कत है तो। ठीक है, अब चलो कहानी को हम करते हैं बेटा शुरू। एग्रीकल्चर, कृषि, यही हमारी इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था की बैकबोन है। आप बोलेंगे सर कैसे है बैकबोन? देखो, हमारी टोटल पॉपुलेशन का 45 से 50% ये या तो एग्रीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर के अलाइड सेक्टर्स जो होते हैं उनमें काम करता है। इसको हम कह सकते हैं सर, ये 50 करोड़ से भी ज़्यादा की जनसंख्या है जो इसमें काम करती है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हम याद रखेंगे, इसी खेती से वो रोटी रोजी कमाते हैं। और याद रखना, 2024 से 25 में जीडीपी जो हमारी होती है, जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि एक साल के अंदर अपनी ज्योग्राफिकल जो हमारी बाउंड्रीज हैं किसी देश की, उसके अंदर एक साल में अंतिम उत्पाद जो हमने वहाँ पे बनाया, उसकी जो एक वैल्यू है वो कितनी है,
पूरा एक साल का हम देखते हैं कि कितना मैन्युफैक्चर हमने किया, उसकी टोटल लास्ट जो अंतिम वैल्यू है वो कितनी है। तो टोटल जीडीपी जो हमारी जितनी है उसका 18% जो हिस्सा है वो या तो एग्रीकल्चर से या फिर एग्रीकल्चर के जो रिलेटेड जो और सेक्टर्स होते हैं उनसे ये आता है। ठीक है, इतनी चीज़ आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे आप जब आप आगे बढ़ेंगे तब आपको देखने को मिलेगा इंडिया रैंक्स सेकंड ग्लोबली इन फार्म आउटपुट। मेरे भाई एग्रीकल्चर के जो प्रोड्यूस जितना भी एग्रीकल्चर की चीज़ें हम प्रोड्यूस करते हैं उनमें इंडिया सेकंड स्थान पे आता है, दूसरे स्थान पे आता है कहाँ पे, वर्ल्ड में। ठीक, ध्यान से सुनना मेरी बात को। कभी भी आप जब भी पेपर देंगे तब आप चीज़ों को ध्यान से पढ़ेंगे कि वहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे। वो अनाज यानी कि आपसे वो अनाज में पूछ रहा है स्थिति तो अलग है, गेहूं में यानी वीट में पूछ रहा है तो अलग है, समझ में आ रहा है ना, खाद्यान्न में पूछ रहा है तो अलग है, ऑयल सीड्स में यानी कि तेलीय जो उत्पाद रहते हैं उनका पूछ रहा है तो अलग हैं चीज़ें। याद रखना, इसमें कह रहा है कि एग्रीकल्चर का टोटल जो प्रोडक्शन होता है ना उसमें हम सेकंड नंबर पे आते हैं। अब याद रखना, एग्रीकल्चर में मेरे भाई धान भी आता है, गेहूँ भी आता है, दूध भी आता है, मांस प्रोडक्शन भी आता है, मछली भी आता है, पशुपालन, कुक्कुट पालन, ये सारी की सारी चीज़ों को ही हम एग्रीकल्चर या फिर उससे अलाइड सेक्टर्स हम बोलते हैं। ठीक है, यानी ये सारे के सारे ही आजीविका का साधन होते हैं। तो मैंने बोला ना 45 से 50% इसमें लगे हुए हैं, तो ये सारे के सारे इन सब चीज़ों में मिला के लगे हुए हैं। तो इन सब का जब हम टोटल उत्पादन देखते हैं तो इंडिया उसमें आता है सेकंड नंबर पे। ये सारी चीज़ें पढ़ते चलो। स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया यहाँ लिखा हुआ है, तो इंडिया में एग्रीकल्चर का स्टेटस हमें देखना है कि कितने लोग इसमें काम करते हैं, कितना इससे हमें वैल्यू मिलती है, जीडीपी में कितना इसका योगदान है, दुनिया में हम किस नंबर पर आते हैं, एमपी किस नंबर पर इंडिया में आता है। ये सारी चीज़ें यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है मेरे भाई। ठीक, याद रखना मेरे भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 580 to 650 बिलियन डॉलर्स इन 2014। क्या है मेरे भाई ये बताओ। याद रखना, ये कुल मूल्य है हमारा 2024 में। किस चीज़ में, हमारे टोटल खाद्यान्न में, हमारे टोटल एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन हुआ है उसमें। ठीक है, ये याद रखना। और हमने एक सपना देखा है कि 2035 तक 2035 तक हम इसको जो 550 से लेकर के 650 बिलियन डॉलर है इसको हम, मतलब इसको हिंदी में अरब बोलते हैं, इसको हम 1 ट्रिलियन तक लेकर के जाएं। कब तक लेकर जाएं मेरे भाई, 2035 तक। ठीक है, 2035 तक हम कितना लेके जाएं इसको, 1.1 से लेकर के 1.4 ट्रिलियन तक इतना हम लेके जाएं। ये हमने प्रोजेक्शन बनाया हुआ है। और 2047 तक, जिसको विकसित भारत हम कह रहे हैं कि जब तक हम विकसित हो जाएंगे तब के लिए हमने रखा है कि हम इसको 1.8 से लेकर के 3.1 ट्रिलियन तक लेकर के जाएं। आपसे डायरेक्ट सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है। और जो चीज़ आप इसको पढ़ने, जिस टॉपिक के अंदर आप इन चीज़ों को पढ़ते हो उस टॉपिक का ही नाम है कि स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। करंट का भी बताना है, बजट से भी देखना है, जीडीपी में भी देखना है, आर्थिक समीक्षा जो इकोनॉमिक सर्वे रहता है वहाँ से भी सवाल आपसे आ सकते हैं। वो सारे के सारे आपको इसी टॉपिक के अंदर पढ़ने होते हैं। ठीक है, चलो, तो मैंने आपको 2 चीज़ें बताई कि पहला तो अभी एग्रीकल्चर का कितना हमारा यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन होता है उसकी वैल्यू क्या है, ये 580 से 650 बिलियन डॉलर। ठीक है, हमने 2035 तक का हमने सपना देखा है कि 1 से लेकर के 1.4 ट्रिलियन इतना हमको बनाना है। और 2047 तक का बिल्कुल पूछा जा सकता है, क्योंकि 2047 तक ये समय वो होगा जब हम अपने स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे कर चुके होंगे। तब हमने इसके लिए प्रोजेक्शन किया है मेरे भाई कि 1.8 से लेकर के 3.1 ट्रिलियन तक इतना हमको बढ़ाना है। ठीक है, अब देखो थोड़ी सी समझ लो यहाँ पे एमपी की बात। एमपीपीएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए ये ज़रूरी होता है कि हम एमपी से रिलेटेड थोड़ा सा डेटा जरूर अपने दिमाग में रखें। आपसे पूछ ले कि इंडिया में तो 45 से 50% लोग खेती पर निर्भर होते हैं, एमपी में कितने रहते हैं, तब आप कह सकते हो कि सर 70% लोग ऐसे हैं जो हमारे मध्य प्रदेश में या तो एग्रीकल्चर से डायरेक्ट रिलेटेड हैं या फिर एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड जो चीज़ें जितने सेक्टर्स होते हैं उनमें काम वो करते हैं, यानी उस पर वो डिपेंड रहते हैं, अपनी आजीविका लाइवलीहुड उनकी उससे ही चलती है। ठीक है, नेशनल एवरेज जो मैंने आपको बताया 45 से 50%, ये इससे ज़्यादा है। तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में जो लोग खेती में काम करने वाले लोगों की संख्या नेशनल एवरेज से कम है या ज़्यादा है, इस तरह से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तब आप बता देंगे कि ज़्यादा है। ठीक है, मध्य प्रदेश को सोया स्टेट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सोयाबीन का लगभग 60% नेशनल शेयर केवल मध्य प्रदेश से जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो ये आप याद रखेंगे। देखो डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ मैं, इस तरह से ही डेटा आएगा क्योंकि फिक्स नहीं होता है। 55 से 60% के आसपास जो पूरा टोटल प्रोडक्शन पूरा इंडिया में होता है सोयाबीन का, उसका 55 से 60% अकेला हमारा मध्य प्रदेश प्रोडक्शन करके देता है। ठीक है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसको सोया स्टेट बोलते हैं। इसके अलावा पल्सेस हैं, दाल जिसको हम बोलते हैं, इनका लगभग 32% और जो ऑयल सीड्स हैं इसका लगभग 22%। ठीक है, इन तीनों में ही हम इंडिया में नंबर 1 हैं।
ठीक है, किस किस में, सोयाबीन में, पल्सेस में, ऑयल सीड्स में। तो हमने एमपी का थोड़ा सा डेटा देखा। क्या सर ये इतना काफ़ी है? बिल्कुल नहीं। पहले बेसिक बेसिक देखो, आपको एकदम से यहाँ पे चार्ट बना के दे दूंगा जिसमें 10 20 50 तरह की चीज़ें लिखी होंगी, आप याद नहीं कर पाएंगे। मेरे साथ छोटी छोटी चीज़ें मेरे साथ रिपीट करते चलिए, आपको याद हो जाएगी। ये पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन जिसमें लिखा हुआ है, इसमें जितनी भी चीज़ों को हाईलाइट किया है मैंने, जो गोला बनाया है, ये सारी की सारी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, इनको एक एक चीज़ को याद कर लेना। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है जिसका नाम है कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसको अब हम थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, यानी कि अर्थव्यवस्था और रोजगार में यहाँ एग्रीकल्चर का ना कंट्रीब्यूशन है, तो इसको अब हम देखेंगे। मैंने यहाँ इंट्रोडक्शन में तो हमने सारी चीज़ों को एक साथ देख लिया। यहाँ मैंने आपके लिए पढ़ने में आसानी हो इसलिए थोड़ा सा अलग करके लिखा है। जैसे जीडीपी शेयर, जिसकी अभी हमने बात की थी, कितना 18 to 20% करता है ये कंट्रीब्यूशन। इसके अलावा आप याद रखेंगे स्टेट जीडीपी, यानी मध्य प्रदेश अपनी टोटल जीडीपी में लगभग, देखिए यहाँ पे ये लगा हुआ है लगभग 25%, क्योंकि आप कभी भी एग्रीकल्चर और उसके अलाइड जो सेक्टर्स हैं उनका टोटल कभी आप प्रॉपर तरीके से नहीं निकाल सकते, इसलिए हमेशा लगभग लिखा रहता है। तो लगभग 25% कंट्रीब्यूशन करता है। वही एम्प्लॉयमेंट की अगर आपसे बात कर लेगा तब आप बताएंगे 45 से 50%, जो हमने अभी अभी ऊपर देखा था। लेकिन वहीं एमपी की बात करेंगे तो 70% पॉपुलेशन इस पर डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे। ठीक है, चलिए इसके अलावा छोटी सी चीज़ और आप याद रखना, यहाँ पे आपसे मध्य प्रदेश में ये भी पूछ सकता है कि किसान कई प्रकार के होते हैं, कुछ सीमांत होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े किसान होते हैं। तो आपसे ये पूछ सकता है कि ये टोटल लोग जो इसमें अलाइड हैं, जितने भी मध्य प्रदेश में किसान हैं, खेती करने वाले लोग हैं, तो वो छोटे या सीमांत किसान हैं, कौन से किसानों की संख्या इसमें ज़्यादा है? तब आप बता देंगे कि इसमें मेरे भाई 75.56%, इसको लगभग 75 to 76% आप कह सकते हो, इतने लोग हैं जो कि स्मॉल या मार्जिनल होल्डर्स हैं। ठीक है, एवरेज अगर होल्डिंग आपसे पूछ ले कि लगभग हर किसान को अगर हम देखें तो एवरेज होल्डिंग उस पर एग्रीकल्चर की जो लैंड है कितनी है, तब आप बोलेंगे 1.75 हेक्टेयर। सुपर इंपॉर्टेंट डेटा है, यहाँ से कोई सवाल आएगा तो इस तरह के सवाल आएंगे ना, कि आपसे ये पूछने वाला है खेती शब्द कहाँ से आया, खेती का मतलब क्या, ये सारी चीज़ें नहीं आने वाली, क्योंकि मेंस का आपका एग्जाम नहीं है, आपसे ऐसी चीज़ें पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं उसके अलावा एक्सपोर्ट एंड ट्रेड पे। एग्रीकल्चर जब हम बना रहे हैं तो मेरे भाई, हम एग्रीकल्चर रिलेटेड ही हम देश हैं, तो एग्रीकल्चर में हम निर्यात भी करते हैं। तो याद रखना, हम $50 बिलियन का, ये 2023-24 का डेटा है, अभी जो नया है वो आपके लिए आया नहीं है, हमें यही आएगा एग्जाम में, यही वाला आपसे पूछा जाएगा। तो याद रखना $50 बिलियन, इतने हम एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम निर्यात करते हैं। लेकिन ये हमारे लिए काफ़ी नहीं है, सरकार ने टारगेट किया है कि हमें इसको डबल करना है, और कब तक करना है? तो 2030 तक इसको करना है। इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, और याद रखना एमपी में सोयाबीन, गेहूं और बागवानी, इन चीज़ों को जब तक हम नहीं बढ़ाएंगे तब तक ये जो हमारा एक्सपोर्ट का 2030 तक डबल करने का टारगेट है कंप्लीट नहीं होगा। ये चीज़ लास्ट वाली लाइन हमारे लिए काम की नहीं है, बस इतना याद रखना कि एक्सपोर्ट और ट्रेड जो है इसको डबल करने के लिए सरकार ने किस ईयर को फाइनलाइज किया है, तो 2030 को किया है। ठीक है, वैल्यू चेन, ये बहुत ज़्यादा काम का हमारे यहाँ पे अभी नहीं है। ठीक है, बस यहाँ पे लिख दिया है, इसको भले ही आप छोड़ देना कि लैंड यूटिलाइजेशन और क्रॉपिंग पैटर्न को हमें यहाँ पे समझना है। हिंदी में लिखा हुआ है इधर भूमि उपयोग और फसल का पैटर्न। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले तो आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, आपसे पूछे सबसे पहले तो आपको टोटल लैंड पता होना चाहिए कि इंडिया का कितना है मेरे भाई, 3 to 8.7 मिलियन हेक्टेयर, ये टोटल इंडिया का हमारा लैंड है। पहली चीज़ तो ये। इसके अलावा ये कितना हो गया, 3 to 8.7 मिलियन हेक्टेयर, ये इंडिया का टोटल जोग्राफिकल जो हमारा एरिया है वो है। ठीक है, अब इस पर याद रखना 59% जो एरिया है वो हमारे किसके लिए, खेती के लिए है, यानी हम इसकी होगी। अब देखिए यहाँ पे लिखा है एग्रीकल्चर यूज के लिए रिपोर्टेड एरिया 306.65 मिलियन हेक्टेयर इन 2022 और 2020। याद रखना ये करेंट डेटा यही है, इसके अलावा कोई आप ये मत सोचना कि 2025 चल रहा है, हम 22 से इसके क्यों पढ़ रहे हैं। जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है उसके द्वारा जो डेटा दिया गया है वो अभी लिमिटेड लेटेस्ट यही डेटा है। ठीक है, नया मत पूछना, नया मत पढ़ना, आएगा भी तो वो पेपर में आपके नहीं आने वाला, क्योंकि पेपर तो आपके बन भी गए होंगे अब तक। ठीक है, नेट सोन एरिया, यहाँ पे दो चीज़ें इसने लिख के यहाँ पे दी हुई हैं। अब दो चीज़ें आप समझिए क्या, इनमें अंतर क्या है। तो देखो 306 ये जो है ना मेरे भाई
रिपोर्टेड एरिया 306 मिलियन हेक्टेयर। अब आप बोलेंगे सर कि इतना तो है ही नहीं, हमारा 328 तो टोटल है, उसका 59% तो लगभग 164 या 170 के आसपास आना चाहिए, लगभग 170 के पास आना चाहिए। तो मैं अभी बताऊंगा सारी चीज़ें। जब हम साल में 2 बार खेती करते हैं ना मेरे भाई, तो 2 बार इसको ऐड किया जाता है, इसलिए लगभग एरिया कितना है, इतना। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र, कुछ चीज़ शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र कितना है मेरे भाई, तो 140 मिलियन हेक्टेयर, जो कि लगभग टोटल जो एग्रीकल्चर एरिया है ना उसका 42.6% हो जाएगा। इतना आप याद रख लेना, छोटी सी चीज़ है। फिर उसके बाद बोल रहा है क्रॉपिंग इंटेंसिटी, हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है मेरे भाई फसल तीव्रता। ये क्या होती है इसको आप समझिए पहले, छोटी सी चीज़। क्रॉपिंग इंटेंसिटी हम कहते हैं फसल तीव्रता, यानी एक साल में कितनी बार आपने खेती की है, तो इसको हम बोलते हैं। तो नेशनल अगर आपसे पूछेगा तब आप बोलेंगे 1.51, भूलना मत इसको, नेशनल ये आपसे पूछ सकता है एग्रीकल्चर इंटेंसिटी, तो ये आप बता देंगे नेशनल है 1.51, जबकि एमपी का है 1.72। बताइए तो इंडिया का ज़्यादा है या एमपी का, ऑब्वियसली एमपी का ज़्यादा है। ये आप स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपसे यहाँ से वो पूछ सकता है। ठीक है, इतना आप याद रखना। जैसे यहाँ पे रिपोर्टेड एरिया जो ग्रॉस एरिया है कितना है 306, ऐसे ही एमपी का पूछेगा तो कितना है मेरे भाई 261.5 लाख हेक्टेयर। ठीक है, और सॉन एरिया जो अभी हमने यहाँ पे देखा था कि शुद्ध जो बोया जाने वाला क्षेत्र है वो कितना है, तो 152। अब समझो एग्रीकल्चर के लिए लैंड तो इतना है, लेकिन बहुत सी जगहों पे खेती करते नहीं हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि कहीं पे पानी की सुविधा नहीं है, कहीं पे किसी चीज़ की सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जो शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र है वो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एमपी में हो जाएगा 152 लाख हेक्टेयर, जो कि टोटल लैंड एरिया जो होगा एग्रीकल्चर का उसका 49% होता है। ठीक है, इतनी सी चीज़ें आप याद रखना। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे देखते हैं पैटर्न। पैटर्न मतलब कि हम कौन कौन सी खेतियाँ इनमें करते हैं। एक तो होती है मेरे भाई खरीफ मानसून, इसको आप याद रखना। इसके लिए अभी मैंने नीचे एक टेबल बनाया हुआ है, अभी आप इसको बस थोड़ा सा देखते चलो। खरीफ इसको हम बोलते हैं मानसूनी जो फसल होती है उसको, जिसमें राइस यानी कि राइस आएगी, मेज़ आएगी, आपकी सोयाबीन आएगी। ठीक है, इसको आप याद रखना। और इसका बोया हुआ जो क्षेत्र है भाई वो 597 इतना लाख हेक्टेयर नेशनली है। रबी की बात करेंगे तो ये विंटर वाली क्रॉप होती हैं, जिनमें वीट, ग्राम, मस्टर्ड इसको हम ऐड करते हैं। और वहीं जायद जिसको हम समर वाली कहते हैं, इसमें पल्सेस और वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स वो होते हैं, इनको हम करते हैं। एमपी स्पेसिफिक अगर हम एरिया की बात करेंगे तो 140। ठीक है, तो आप याद रखना इसमें एमपी की अगर हम बात करेंगे मेरे भाई तो 152 लाख हेक्टेयर अंडर कल्टीवेशन, जिसमें मेजर शिफ्ट हो रहा है हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर एरिया अप टू 500% 20 ईयर्स। नहीं समझ आया होगा, फिर से समझो। एमपी में जो हॉर्टिकल्चर है ना मेरे भाई, जिसको हम बागवानी कहते हैं, ये पिछले 20 साल में ये 500% बढ़ गया है। और इतना बढ़ने के बाद ये कितना हो गया है 27.7 लाख हेक्टेयर। ठीक है, इतना आप याद रखना। 2025 में जो खरीफ की फसलें हैं वो मेरे भाई 597.86 लाख हेक्टेयर। ठीक है, ये आप याद रखना। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि 2025 में जो खरीफ की फसल आई थी वो 597.86 इतने लाख हेक्टेयर में बोई गई थी, और जो कि 105% नॉर्मल से ज़्यादा थी। ठीक है, इतना सा आप याद रखना, छोटी सी चीज़ें ये। चलो अभी मैंने आपको यहाँ पे क्रॉपिंग इंटेंसिटी बताई थी ना। अगर आपसे कोई पूछे कि मध्य प्रदेश की क्रॉपिंग इंटेंसिटी ज़्यादा क्यों है, सवाल आपका पेपर में तो नहीं आने वाला, तो आप बता देना इरिगेशन और जो फर्टाइल सॉइल है वो टोटल इंडिया के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश में ज़्यादा है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, आपसे पूछे क्या क्या उगाते हैं भैया, मेजर क्रॉप्स एंड प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं, तब भी आप चलो। ठीक है, अब इसके बाद हम 4th पॉइंट पे हम चलते हैं। यहाँ पे हिंदी में आपका लिखा हुआ है खरीफ, रबी, जायद, एमपी की बिजनेस की सारी चीज़ें। ठीक है, इसको अभी टेंशन में मत आना, इसके लिए मैंने एक टेबल भी बना के अभी आपको नीचे दिया है, उसमें आप सारी चीज़ें समझ पाओगे। चलिए, तो हमारा 4th पॉइंट है मेजर क्रॉप्स एंड प्रोडक्शन। यहाँ पे क्या क्या होता है, यानी कि हम क्या क्या उगाते हैं। यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, हिंदी वाले यहाँ नीचे से पढ़ लेना। ठीक है, चलो, तो मेजर फूड प्रोडक्शन, यहाँ पे मेजर क्रॉप्स एंड प्रोडक्शन हमें यहाँ पे देखना है, हम क्या क्या उगाते हैं। तो याद रखना मेरे भाई, सबसे पहले हमको याद रखना है फूड ग्रेन्स। ठीक है, कितना उगाते हैं मेरे भाई 330 मिलियन टन, ये 2024-25 का एस्टिमेट है कि इतना आएगा। ठीक है, और वहीं राइस की बात करें तो 135 मीट्रिक टन, वीट की बात करेंगे तो 110 मीट्रिक टन, और एमपी की बात करेंगे तो एमपी में है टोटल मेरे भाई 41.9 मिलियन टन। देखो टोटल प्रोडक्शन कितना है 330, जिसमें से मध्य प्रदेश का कितना है 41.93,
मिलियन टन। ये फूड ग्रेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो पूछेगा आपसे कि मध्य प्रदेश टोटल इंडिया के प्रोडक्शन में कितना शेयर रखता है, तो रखते हैं, बता देना 12% नेशनल शेयर में रखता है। वीट में कितना रखता है, देखो वीट यहाँ पे टोटल कितना है 110 मिलियन। बाकी वीट में देखो 252.76 लाख मीट्रिक टन, इसमें हम फर्स्ट रैंक पे आते हैं। ये पैडी लिखा है, इसको हम धान कहते हैं। इसमें यहाँ पे लिखा है 79.26 लाख मीट्रिक टन। वहीं सोयाबीन का डेटा है 60% नेशनल का है, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। 55 से 60% हम जो प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ है, ये आपने यहाँ पे देख लिया होगा। चलिए इसके अलावा थोड़ी सी चीज़ें और देखिए, पल्सेस और ऑयल सीड के बारे में बात कर लेते हैं। पल्सेस और ऑयल सीड MP 32% शेयर नेशनल रखता है, ठीक है। यानी टोटल 25 मीट्रिक टन, 25 मिलियन टन यहाँ पे ये लिखा हुआ है। इंडिया में जितना भी पल्सेस होते हैं उसमें हम 32% इसमें शेयर रखते हैं, इसकी वजह से हम फर्स्ट रैंक पे आते हैं। वहीं अगर ऑयल सीड की हम बात करेंगे तो इसमें हम 40 मीट्रिक टन उगाते हैं, जो कि MP 22% जो है अपना शेयर रखता है, ठीक है। और जो भी इंडिया में हम फर्स्ट रैंक पे आते हैं, ठीक है। ये हो गया। हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे, हॉर्टिकल्चर में क्या आता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस प्रोडक्शन, ये आते हैं, जिसमें हम कितना रखते हैं इंडिया, जिसमें टोटल इंडिया का कितना है मेरे भाई 417 मीट्रिक टन, ये नेशनल है। वही MP रैंक फर्स्ट पे आता है, याद रखना, ठीक है। वही MP रैंक फर्स्ट में आता है किस किस चीज़ में, ऑरेंज, गार्लिक, जिंजर, कोरिएंडर यानी धनिया होता है। और सेकंड किस किस में आता है, पीज यानी कि मटर, ओनियन और चिलीज़। एरिया पूछ ले आपसे तो 27 लाख हेक्टेयर में उगाते हैं, ठीक है। इतना याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रोडक्टिविटी में आप याद रखना 15.02 हेक्टेयर, ठीक है। ये 23% ज़्यादा है नेशनल एवरेज से, इसको ध्यान रखना, आ सकता है ये सवाल, ठीक है। MPPSC ऐसी चीज़ें पूछ लेता है। वेजिटेबल्स की बात करेंगे तो 12.40 लाख हेक्टेयर इसमें आता है, और फ्रूट्स आते हैं 4.61। इनको इतना ज़्यादा ध्यान में मत देना क्योंकि इसमें हमारी बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति अच्छी है नहीं, ठीक है। बाकी अदर में शुगर केन, कॉटन, ये MP लीड करता है, ठीक है। शुगर केन और कॉटन इसकी बात कर लेते हैं। MP लीड करता है स्पाइसेस में, ये याद रखना। खरीफ सोइंग 2025 से 105% ऑफ नॉर्मल, ये याद रखना आप, ठीक है। चलिए, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें नहीं है, यही सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी याद रखना मेरे भाई। ये पूरा का पूरा टॉपिक ऐसे ही है, आप में इसको डेटा 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 यही देखना है, ठीक है। और आप देखना, आप मैं लिख के दे सकता हूँ, 100% इस बात की गारंटी है कि इसमें से आपसे सवाल वहाँ पे देखने को जरूर आपको मिलेंगे इनमें से, ठीक है। चलो MP के जैसे ट्राइबल एरियाज है ना, जैसे बस्तर के किसान है ना, वो ट्रेडिशनल नॉलेज जो उनके पास है, पारंपरिक ज्ञान, जैसे ड्रिप इरीगेशन, उसको इससे जोड़ के उनके, देखो MP का जो ट्राइबल एरियाज है, जैसे चाहे तो छत्तीसगढ़ के बस्तर को ले लो या मध्य प्रदेश के बालाघाट मंडला वाले एरिया को ले लो, यहाँ पे इन लोगों को खेती का ट्रेडिशनल पारंपरिक ज्ञान तो है ही, जैसे ड्रिप इरिगेशन जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उनसे जोड़ के मेरे भाई उन्होंने अपनी जो फसल का उत्पादन है उसको जस्ट डबल कर लिया है, ठीक है। तो ये आप याद रखना। चलिए अब देखते हैं मेरे भाई पानी का खेल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा परेशान मत होना, ठीक है। सुनते चलो चीज़ों को, ये वाली चीज़ें, ठीक है। चलो अब देखते हैं यहाँ पे पानी का इरिगेशन ऑफ वाटर क्या है। सबसे पहले याद रखना 48% नेट सोन एरिया इरिगेटेड नेशनली। आप बोलेंगे सर नहीं समझ आया, बिल्कुल भी, ये पहले बोल रहा है यहाँ पे नेशनल कवरेज, यहाँ लिख रहा है MP स्पेसिफिक। तो नेशनल में याद रखना टोटल जो टोटल एग्रीकल्चर में जो बोया हुआ क्षेत्र है उसका 48% है, जिसमें इरिगेशन यानी कि पानी की व्यवस्था है, अच्छे से सिंचाई विचाई वहाँ पे होती है। किस किस चीज़ से होती है, वेल्स यानी कुओं से होती है, ट्यूबवेल से होती है, ठीक है, ये होती है, याद रखना, इससे चीज़ याद रखना। इसके अलावा याद रखना जो बेल्स और ट्यूबवेल्स हैं इनसे होती है 68%, इंडिया की बात कर रहे हैं। कैनल्स जो होती हैं उनसे 17%। चैलेंजेस क्या क्या हैं, वाटर स्कैर्सिटी इन 60% रेनफेड एरियाज। चलिए इसके बाद अब आते हैं MP स्पेसिफिक एरिया में। MP में आप याद रखना मेरे भाई 115 लाख जो हेक्टेयर है, यानी लगभग हम बोल सकते हैं 75% जो उनका एरिया है, नेट जो बोया हुआ क्षेत्र सोन एरिया होता है उसका 75% है जो प्रॉपर तरीके से इरिगेटेड होता है, ठीक है। इतना आप याद रखना, पहली चीज़। दूसरा MP में पूछ ले तो भाई बेल्स और ट्यूबवेल से यहाँ पे भी लगभग 68% जो है ज़्यादा इन्हीं से होती है सिंचाई। बाकी कैनाल से याद रखेंगे तो 17%, ये चीज़, ठीक है। हाँ, और बाकी आपको मैंने यहाँ पे लिख दिया है केन बेतवा लिंक जो हमारी चल रही है, जो लगभग 24,293 करोड़ का बहुत बड़ा एक मेगा प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये जैसे ही हो जाएगा तो हमारा जो इरिगेशन का जो हमारा
परसेंटेज है और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा हमने पार्वती, काली सिंध, चंबल इनको भी जोड़ने का एक प्लान बना रखा है, जो कि 35,000 करोड़ का हमारा एक प्रोजेक्ट है। ये माइक्रो इरिगेशन ग्रांट्स के लिए 130 करोड़ दे रखे हैं हमने, जो कि हमारे 26,355 इतने हेक्टेयर को 2025 तक बढ़ा देगा। ऐसी यहाँ पे बातें की गई हैं। ठीक है, ठीक है। इससे क्या होगा, इरिगेशन जो हो रहा है वो बहुत जो प्रिसाइज तरीके से होगा और लगभग 20% ऐसा बोला जाता है कि वाटर जो है हम बचा सकेंगे। ठीक है, ड्रिप सेंसर्स वगैरह जब इस टेक्नोलॉजी से हम जो इरिगेशन करेंगे, सिंचाई करेंगे, तो इससे मेरे भाई 20% वाटर को हम बचा लेंगे। ठीक है, चलिए अब हमारा फिफ्थ, तो ये वाला हमारा पॉइंट हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको एक बार आप पढ़ लेना। ठीक है, चलिए हमारा अब 6 पॉइंट है, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन एंड मैकेनाइजेशन। ठीक है, चलो सिंपल है, इसको भी पढ़ते हैं। ये बात कर रहा है कि टेक्नोलॉजी और मशीनों का कितना इस्तेमाल यहाँ पे हम कर रहे हैं, पहली चीज़। ठीक है, याद रखना पहली चीज़, एग्रीटेक मार्केट ये 2025 तक मेरे भाई $24 बिलियन की इतनी बड़ी मार्केट है। यानी अब जो भी चीज़ें जो किसान होते हैं खरीद के लेके आते हैं, जो बनती हैं, जिनका प्रोडक्शन होता है, वो इतनी बड़ी मार्केट है। क्या ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको रट लें क्या? बिल्कुल रटने की इसको ज़रूरत नहीं है, आने वाला तो ये नहीं है, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा आइडिया आप रखना। क्यों? क्योंकि हम टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, ये हमने एक और सेगमेंट रखा है इस टॉपिक के अंदर, जिसको हमें पढ़ना जरूरी है। ठीक है, इसमें आप AI तक को इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, केवल यही नहीं है, AI भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। इसके अलावा सैटेलाइट मॉनिटरिंग हो जाएगा, जैसे हमें बता देते हैं पहले ही कि कितनी बारिश कब होने वाली है, कैसा क्या होने वाला है, कब बादल रहेंगे, सारी चीज़ें। तो ये वाली चीज़ें, इनोवेशन वगैरह पे पैसा खर्च करना है ना, ट्रैक्टर्स की ये सारी चीज़ें ये करना है ना, ये सारी की सारी चीज़ें मेरे भाई यहाँ पे हमको याद रखनी है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें, ये जो इनोवेशन है, ये करने से 10 से 15% बूस्ट हुआ है क्या हमारा प्रोडक्शन, और लगभग 20% वाटर की सेविंग हमने कर रखी है। ठीक है, याद रखना, जैसे उत्तर प्रदेश में ओपन नेटवर्क है, AI पावर्ड एडवाइजरीज हैं, ऐसी सारी चीज़ें चल रही हैं, MP में भी इनको अपनाया जा रहा है, पहली चीज़। दूसरी, मैकेनाइजेशन यानी यंत्रीकरण की हम बात कर रहे हैं, जिसमें पूछ रहा है कि जैसे समझिए टोटल जो हेक्टेयर, टोटल जितने किसान हैं हमारे, पहली चीज़ तो हमारे कितने फार्मर्स हैं, हमारी फार्मिंग लैंड कितनी है, ये अब इसको पूरा प्रॉपर तरीके से हमें एग्रीकल्चर करने के लिए हमको चाहिए ट्रैक्टर्स। ठीक है, तो दो चीज़ें आती हैं, एक तो क्या होता है नेशनल पूरा घनत्व डेंसिटी कितनी है ट्रैक्टर्स की, और दूसरा अब हमें देखना है कि MP की कितनी है। दोनों चीज़ों को हम देखते हैं, तो याद रखना मेरे भाई, टोटल ट्रैक्टर डेंसिटी यहाँ पे 2.5 हेक्टेयर नेशनल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है ट्रैक्टर डेंसिटी, यानी मेरे भाई जितना जो फार्मिंग लैंड है और जितने हमारे फार्मर्स हैं, उन दोनों के बीच में कितने ट्रैक्टर्स हैं, तो उसकी डेंसिटी नेशनली कितनी है, 2.5 हेक्टेयर नेशनली। MP का जरूरी हमारे लिए नहीं है। MP फोकसेस ऑन सोलर पंप्स, लेकिन हम यहाँ पे सोलर पंप पे ज़्यादा यहाँ पे फोकस करते हैं MP में, ये भी है क्योंकि प्रॉफिटेबल फार्मिंग है ये हमारी। डिजिटल नाम, ये एक मंडीज़ MP में एक इनिशिएटिव चलाया गया है, KCC लोन्स वगैरह 5 लाख तक देते हैं, जिससे जो है किसान अपना पैसा लेकर के वहाँ से आसानी से किस्तों में जमा करके, और जो है इससे अपना हाईटेक जो चीज़ों का इस्तेमाल करके खेती को अच्छा कर सकते हैं। चैलेंजेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा खतरा है मेरे भाई। ठीक है, जिसमें हीट वेव, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इसके अलावा फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स, ये क्या होता है मेरे भाई, 86% स्मॉल और लो प्रोडक्टिविटी, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स यानी कि 86% जो भी हमारी खेती है वो बहुत छोटी है, एवरेज है 1.08 हेक्टेयर, इसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो लो हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है रेनफेड एरियाज मध्य प्रदेश का, यानी कि 24% ऐसी जगह है जो वर्षा पे ही आधारित रहती है, वो होगी तो ही वहाँ पे जो है फसलें होती हैं। ठीक है, बाकी सोयाबीन में पेस्ट वगैरह ये इशू रहते हैं, जिनसे काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें मेरे भाई याद रखना। ठीक है ना। इसके अलावा भी एक तो लेबर की शॉर्टेज हो जाती है, क्योंकि भाई पैसा यहाँ पे कम मिलता है लोगों को, काम करने वालों को। इसके अलावा जब हार्वेस्टिंग हम कर लेते हैं, उसके बाद भी प्रॉपर जानकारी ना होने की वजह से, प्रॉपर सारी चीज़ें व्यवस्था ना होने से 20 से 30% जो चीज़ें हैं जो एग्रीकल्चर बेस्ड, वो ख़राब हो जाती हैं। इसको आप याद रखना। इनसे निपटने के लिए कुछ सरकारी मदद भी हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी चलाए गए हैं, कुछ स्कीम्स चलाई गई हैं। ये सारी की सारी मेरे भाई अपडेटेड हैं, इनको सबको पढ़ लेना। कैसे? एक तो नेशनल स्कीम्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे MP स्पेसिफिक दे रखी हैं। ठीक है, दोनों को मेरे भाई पढ़ लेना, सुपर इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, चाहता तो इसमें 50 लिख देता, लेकिन ये मैंने सारी की सारी वो लिखी हैं जो किसी न किसी वेरियस एग्जाम्स में MPK में पूछी जा चुकी हैं। ठीक है, आप बोलोगे सर नेशनल और MP दोनों क्यों पढ़नी है? MP का पेपर है मेरे भाई, इसलिए MP का पढ़ना है। बाकी नेशनल स्कीम्स इसलिए पढ़नी है क्योंकि हम ये जो पढ़ रहे हैं, हमारे टॉपिक का ही नाम है इंडियन फार्मिंग सिस्टम। ठीक है,
उसमें भी टॉपिक 1 है, उसमें सबसे पहला सब टॉपिक है जिसका नाम है कि एग्रीकल्चर स्टेटस इन इंडिया। तो इंडिया के हिसाब से सारी चीज़ें, इंडिया में किसानों को जितनी समस्याएं आ रही हैं उससे निपटने के लिए जो सरकारी योजनाएं चलाई गई हैं ये उनके नाम हैं, ठीक है। अब इसमें समझने की कोई बात नहीं है, सीधा फैक्चुअल डेटा है, एक बार पढ़ के दिमाग में थोड़ा सा आप रखना, ठीक है। यहाँ इंग्लिश में लिखी हुई है मेरे भाई और यहाँ लिखी हुई है हिंदी में सारी की सारी। इन सबको थोड़ा थोड़ा आप याद रख लेना, यहाँ से वन लाइनर आपसे क्वेश्चन कोई पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं फ्यूचर एस्पेक्ट्स लिखे हुए हैं भाई, ये क्या हो सकते हैं। एमपी में जो हॉर्टिकल्चर है, यहाँ पे याद रख रहे हैं, एमपी में जो हॉर्टिकल्चर है 33.9 लाख हेक्टेयर, इतना 5 साल में ये विज़न है कि इसको एक्सपेंड करना है, पहली चीज़ याद रखना। बाकी जो रेजिलिएंट क्रॉप्स होती हैं उनको 60% सस्टेनेबल, मतलब इनको बनाना है कंजर्व करके, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का, ये सारी की सारी चीज़ें रोटेशन वगैरह करके सीख के और सस्टेनेबिलिटी 60% एडॉप्शन करना है, ठीक है। इसको आप याद रख लेना, ठीक है। चलो, तो ये वाला भाई टॉपिक यहाँ पे हमारा है। इसके अलावा जो आपके लिए इन नोट्स में मैंने जो सुपर चीज़ की है वो सबसे अच्छी ये है कि मैंने आपको 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। क्यों? उसका कारण ये है मेरे भाई कि ये सारी की सारी चीज़ों को अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे अभी हॉर्टिकल्चर का ये दे दिया, अभी मैं आपसे यहाँ मत्स्य का लिख दूँ, किसी और चीज़ का लिख दूँ, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डेटा हो जाएगा। इसलिए आप क्या करिए, सुपर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना मेरे भाई, उनको मैंने यहाँ पे वन लाइनर के फॉर्म में लिख दिया। जैसे आपने पहली लाइन में पढ़ा था कि एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूट 18% टू इंडिया GDP और एम्प्लॉयज़ 45 to 50% वर्कफोर्स। तो ऐसे करके मैंने जो पूरा जो अभी तक आपने ये सब पढ़ा है, इसमें से क्या क्या चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट वो, और जो यहाँ पे नहीं लिखी हुई हैं वो सारी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे वन लाइनर के फॉर्म में यहाँ पे लिख दी हैं मेरे भाई। ऐसे ही आपको पढ़ना है और मैं आपसे कह रहा हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है, अगर आपने ये कर लिया तो आपका काम हो जाना है, ठीक है। इसके अलावा आपके नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ दीजिएगा। बाकी यहाँ हिंदी में लिखे हुए हैं मेरे भाई, इनको आप याद रखना, ठीक है। चलो, तो अब देखो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए हम इसको यहीं पे कट कर देते हैं। इसके बाद फिर हम टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम, जो कि देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको दिखाता हूँ मैं एक बार। देखिए हमने अभी क्या पढ़ा, स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, उसके सारे एस्पेक्ट्स तैयार कर लिए। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न फार्मिंग, ठीक है। और हमारा देखिए यहाँ पे क्या है, टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम। अब हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको ख़त्म करते हैं यहीं पे, जिससे आपके लिए ज़्यादा लंबे वीडियोस ना हो जाएं, आपको बोरिंग ना लगे। ख़त्म करते हैं, फिर अगले वीडियो में इसका आगे काम पढ़ेंगे।